हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज से और अभी से हम बिहार फायरमैन के लिए टारगेट बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टारगेट बैच में आपके सारे के सारे क्लास स्पेशल क्लास होने वाले हैं। ओनली फायरमैन जीके पर इस क्लास का फोकस होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? ऑप्शन है जन गण मन, श्रमेव जयते, वंदे मातरम या फिर डी सत्यमेव जयते। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर करेंगे। बता दें आपको 5 से 6 सेकंड में आंसर करना है ताकि आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उड़ती हुई वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, एनीमीटर, अल्टीमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए। जी हाँ दोस्तों, तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है और बता दें कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होगी। तो आप प्रॉमिस कीजिए आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस क्लास का मकसद ये ओनली फायरमैन पर फोकस। ठीक है, ओनली फायरमैन के जीके पर फोकस किया जाएगा। सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अल्टीमीटर। याद रखिएगा, उड़ती हुई वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अल्टीमीटर। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिर्फ ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अल्टीमीटर को ही टिक करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको टाइम खत्म होने से पहले, जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 सेकंड में ही आंसर दे देना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका एक के साथ चला जाएगा हर्षवर्धन। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने धारण की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। जिस पर हम स्टार लगा देंगे उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर से बोल रहे दोस्तों, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। ओनली फायरमैन पर फोकस किया जा रहा है। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? उज्जैन, मथुरा, श्रवणबेलगोला या डी कांचीपुरम? जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे जल्दी से। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में 5 का क्या दे रहे हैं? 5 नंबर का सी, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रवणबेलगोला। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 6 का क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा अवसादी। जी हाँ दोस्तों, अवसादी चट्टान में आपका कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? देवनाम प्रिय, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों, प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 7 का क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कनिष्क को किस नाम से जाना था? तो कनिष्क को कनिष्क प्रथम के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में मिल जाए कनिष्क प्रथम तो आप कनिष्क प्रथम को टिक करना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है?
है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे भी स्टार लगा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आपको 5 सेकंड के अंदर जल्दी से इसका आंसर करना है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी स्पेशल क्लास मिस नहीं हो। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है? तो थोरियम का विशाल भंडार आपका अपना भारत में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बता देते हैं, यहां से 2 प्रश्न बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है, तो आपको थोरियम को टिक करना है, जिसका विशाल भंडार आपका अपना भारत देश में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बार बार कह रहे हैं दोस्तों, आपको 6 से 7 सेकंड के अंदर ही आंसर करना है, ताकि आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। चलिए तो बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है खान। याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? अग्नाशय, लीवर, अस्थि मज्जा या फिर डी इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका 7 बजे लाइव में होगी। सभी लोग एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आपको 7 बजे हर रोज आ जाना है सुबह में। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लाल रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो आपको क्या करना है? तो प्लीहा को टिक करना है। और आरबीसी का कार्यकाल पूछे कितना दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। यहां से आपको 2 प्रश्नों को भी ध्यान में रख लेना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? श्वेत पत्र, पीला पत्र, हरा पत्र या डी ब्लू पत्र? और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय, बैल, बाघ या डी शेर? ताबड़तोड़ रिवीजन जल्दी जल्दी से आपको आंसर करते आना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाघ, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर डी सामवेद? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 13 नंबर को आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखिएगा, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? तो अथर्ववेद से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर सी ए एंड बी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ए एंड बी। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसको लिख कर रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट में देना है, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ NaOH। इसको विशेष कर ध्यान रखना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। बार बार बोल रहे हैं, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? NaOH, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20, 19, 12 या फिर डी 10? टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 20 के साथ चला जाएगा, ए। याद रखिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। चलिए
आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज दोस्तों एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के की कमी अगर आपके शरीर में होगा तो खून का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको आई बटन में इस जगह मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको उस वीडियो में फुल एनिमेशन से पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? फीमर, टीनिया, ग्लेट या स्टेपिडियस? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर कर देंगे दोस्तों। और बता दें आपको हर सुबह, जी हाँ दोस्तों, हर सुबह 7 बजे सभी को आ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 18 का क्या हो जाएगा? डी, स्टेपिडियस। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या फिर डी, पाली? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। लिख के रखिए दोस्तों, ये 95% पूछने की चांसेस है इस प्रश्न का। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो बताएंगे क्या थी? तो संस्कृत थी। याद रखिएगा, गुप्त शासकों की क्या थी राजभाषा? तो संस्कृत थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी, अमेरिका? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएंगे लाइव चैट में। आपको बार बार बोल रहे हैं 6 सेकंड तक में आंसर दे देना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ से? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका सी के साथ चला जाएगा, सिस्मोग्राफ। ध्यान में रखना है, भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर डी, बिहार में? और आपको सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पश्चिम बंगाल। और कब? तो 1486 ईस्वी में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? हंटर कमीशन, सर्जेट कमीशन, सैंडल कमीशन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? आपको सोच समझ के राइट आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हंटर कमीशन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट जो है उसका 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ठीक है, और किस कमीशन की नियुक्ति हुई थी जांच के लिए? तो हंटर कमीशन। इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 5 या फिर डी, 3? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तानसेन का मूल नाम क्या था? गोपाल दास, महेश दास, रामतनु पांडे या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा दोस्तों, महान व्यक्तियों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि तानसेन का मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो 4-5 इंपॉर्टेंट मूल नाम को याद आपको रखना है, जो कि हम कवर करा देंगे इसी सेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, इसी आपका स्पेशल क्लास में कवर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका सी के साथ चला जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या फिर डी, कृष्णा नदी? यहाँ आपका भले ही गलत हो जाए लेकिन आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, इसलिए आपको हर रोज स्पेशल क्लास को अटेंड करना है, वो भी टाइम के साथ। ठीक है, 5 से 6 सेकंड में आपको आंसर लाइव चैट में देते जाना है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। याद रखिएगा, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं ऑप्शन डी को महमूद गजनवी, उस प्रश्न का राइट आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखिएगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, गंगाधर, देवव्रत या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा नरेंद्र दत्त, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वर्णन काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल या फिर डी अकबर। हम सारे ऑप्शंस को भी बता दे रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से राइट आंसर करते जाएंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? याद रखिएगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर डी मलेशिया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस पर भी हम स्टार लगा रहे हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका डी के साथ चला जाएगा मलेशिया। याद रखिएगा विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया है, ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खान, जलालुद्दीन, सलीम या डी यूसुफ खान। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है दोस्तों, पूछना नहीं भूलेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खान था। याद रखिएगा 3 मूल नाम आपको बता चुके हैं, स्वामी विवेकानंद, शेरशाह और क्या था एक तानसेन था। ठीक है, और भी 3-4 हम कवर करा देंगे। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका फरीद खान के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? निफे, क्रस्ट, सियाल या फिर डी सीमा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी का बाहरी भाग क्रस्ट कहलाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर है 33वां प्रश्न है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इंदु प्रियदर्शी, छबीली, इंद्रावती या ऑप्शन डी मनु। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेंगे ताकि आपसे एक भी ये क्लास छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा इंदु या प्रियदर्शी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है? कौन सा वर्ष कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ के राइट आंसर करना है दोस्तों, जल्दी जल्दी से लाइव चैट में देंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। प्लीज दोस्तों सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं एक बार प्लीज सेशन को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो 36 का ए हो जाएगा लेबर पार्टी। याद रखिएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? गुजरात, कोलकाता, महाराष्ट्र या डी राजस्थान। ताबड़तोड़ रिवीजन जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, आपका रिवीजन भी होते जाएगा। ठीक है, रोज सुबह 7 बजे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, इक्विनोक्स या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या फिर डी क्रिकेट से? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, एकदम सटीक प्रश्न को लिया गया है बिहार फायरमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 39 का सी हो जाएगा। डीसीएम आपका फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घटता है। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं का मूल्य घटता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस स्पेशल क्लास में टोटल 40 प्रश्न थे। अगर इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आने वाले समय में और क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ हर सुबह 7 बजे। ठीक है दोस्तों।